नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक बैक्टीरिया होता है। इसको मिसलेनियस बैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास कोई विशेष आकार नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। इसकी फैमिली की बात करें तो ये माइकोप्लाज्मेटिसी इसकी फैमिली होती है। इसके दो जेनेरा हैं, माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा। ये सबसे छोटे लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होता, इसी कारण से इनके पास कोई विशेष आकार नहीं होता और ये एंटीबायोटिक के प्रभाव को नहीं झेल पाते हैं। इनके सेल मेम्ब्रेन में एस्टिरॉल पाया जाता है। स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया ये होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं और ये ऑर्डिनरी मेथड के द्वारा कलर नहीं होते। और मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है तो इसके आकार कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है, जो अपने रूप स्वरूप को बदलते रहते हैं। बात करें तो जब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देते हैं ये हमें। माइकोप्लाज्मा निमोनी जो है वो एक महत्वपूर्ण पैथोजन है जो ईटोन एजेंट है, और ये प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम एंड यूरिया प्लाज्मा यूरिलिटिकम, ये प्रमुख बैक्टीरिया हैं जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं, यानी जो किसी ह्यूमन को आसानी से डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ये वो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होते हैं जो ईजिली डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनी की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट ह्यूमन पैथोजन होता है, ह्यूमंस को डिजीज़ कॉज करता है। ये P1 पिलाई के द्वारा या सिलियरी बेस के द्वारा इपिथेलियल सेल के साथ जोड़ता है। एंड डिजीज स्प्रेड बाय इनहेलेशन ऑफ एरोसोल, यह बीमारी जो है वो संक्रमित हवा को इनहेल करने से होता है और ये क्लोज कांटेक्ट के द्वारा भी होता है। और यह डिजीज़ जो है इसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा निमोनी के द्वारा होने वाली बीमारी, ये दुनिया भर के लोगों में लगभग देखने को मिलती है। यानी एक वाइड स्प्रेड डिजीज़ है जो वर्ल्ड वाइड ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है और ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो खांसने, छींकने, थूकने के द्वारा पेशेंट के शरीर से बाहर निकल के ट्रांसफ़र होती है। डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज़ होता है। ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ट्रैकिया या ब्रोंकी का इन्फेक्शन। एटिपिकल निमोनिया होता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मालिटीज़ या मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस होता है, और कई बार हीमोलिटिक अनीमिया भी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तीन प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस है जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ब्रेन के ऊपर एबनॉर्मालिटीज़ का प्रभाव पड़ता है। एटिपिकल निमोनी या माइकोप्लाज्मा निमोनी की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 हफ्ते का होता है। इस बीमारी में फीवर होता है, सरदर्द होता है, मरोड़ होता है, लंबे समय तक कफ होता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो रेडियोलॉजिकल साइन जो है वो हमें एक्सरे के द्वारा दिख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर रहता है, स्लो रिजोल्यूशन होता है इसका, और रेयरली फेटल, ये कभी कभार ही जानलेवा हो सकता है, यानी इसके द्वारा मरने के चांसेस जो है पेशेंट के वो काफ़ी कम है, यानी कि डेथ रेशियो इस बीमारी के द्वारा काफ़ी कम होता है। कभी कभार ही कोई ऐसा रेयर केस है जहाँ पे व्यक्ति माइकोप्लाज्मा निमोनी के इन्फेक्शन के कारण मर सकता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो सैंपल के रूप में रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जैसे स्पुटम या सीरम का सैंपल हम लेते हैं इस प्रकार के बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। सैंपल से माइक्रोस्कोपी की जाती है, जो कि इसको डिफ़िकल्ट है स्टेन करना, लेकिन हम इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कल्चर के लिए स्पुटम या थ्रोट वॉशिंग ली जाती है। स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडियम की भी आवश्यकता होती है और हाई इंडेक्स ऑफ स्पेसिमेन हमें माइकोप्लाज्मा निमोनी दिखाई देता है, और यह 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है ग्रोथ में। कल्चर मीडिया की बात करें तो पीपीएलओ ब्रॉथ या अगार ले सकते हैं। सीरम इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, इसके ग्रोथ के लिए सीरम आवश्यक होता है। ब्रॉथ के अंदर ग्रोथ जब होता है तो पीएच बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। कॉलोनी हमें बेहतर दिखाई देती है माइक्रोस्कोपी में जब हम डीनी स्टेनिंग टेक्निक के सहारे इस प्रकार के बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, तब हमें बेहतर कॉलोनी दिखाई देती है। तो प्रमुख रूप से पीपीएलओ ब्रॉथ या अगार का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे सीरम इनकॉर्पोरेटेड होता है और कुछ इस प्रकार की कॉलोनी हमें दिखाई देती है। सीरोलॉजी भी काफ़ी यूज़फुल होता है, जहाँ पे कल्चर ना कर सकते वहाँ सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं, जहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इलाइजा टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरोसेंट एसे या कुछ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जैसे स्टेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन टेस्ट, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, जहाँ पे ह्यूमन
का ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी यूज होते हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट जो है वो हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में कर सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जहाँ पे हम कल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं वहाँ पे इंस्टेंट डायग्नोसिस के लिए हम सीरोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन 2 ड्रग चॉइस हैं, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एंड कांट यूज सेल वॉल सिंथेसिस, ये सेल वॉल जो है वो इसके अंदर नहीं होता है, तो वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं रुकती है। जेनाइटल माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा होमिनिस, जेनिटेलियम और यूरिया प्लाज्मा यूरिलेटिकम, ये यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करने वाले माइकोप्लाज्मा के स्पीसीज हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।